हाँ हाँ, टेल मी। ओके सर, ये जो हमारे सभी किसान भाई हमारे बीच आ चुके हैं, तो आज जो है हमने डिस्कशन का जो टॉपिक रखा है वो रखा है पॉन्ड प्रिपरेशन, तालाब की तैयारियां। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी सर। तो काफी समय से किसान भाइयों के जो प्रश्न आ रहे थे वो तालाब को लेकर, और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो नया शुरू भी कर रहे हैं। हम्म अब उनके सामने ये समस्या आती है कि तालाब खुदवा तो लेते हैं फिर, लेकिन पानी भरने से पहले जो कुछ तैयारियां होती हैं, उसके बाद पानी भरने के बाद और पानी भरने के दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उनकी उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। हम्म और पॉन्ड प्रिपरेशन को भी कुछ फार्मर्स सीरियस नहीं लेते हैं, नॉर्मली पानी भर के उसमें मछली के बच्चे डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम्म तो आज हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम्म। सभी किसान भाई, ये हैं डॉक्टर अखिलेश सर। ये हमें आज के हमारे सभी प्रश्नों के जवाब देंगे और हमें गाइड करेंगे पॉन्ड प्रिपरेशन के ऊपर। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे किसान भाइयों को बता दें। हाँ किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा। मैं आई एम पीएचडी स्कॉलर, डॉक्टरेट ऑफ इंटोमोलॉजी, ए ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। मैं नियर अबाउट 9 year एक्सपीरियंस ऑफ एक्वा डिवीजन, मिनरल मिक्सचर एंड एक्वा फीड एंड ऑल एक्सपोजर ऑफ एक्वा डिवीजन। मैं यूपी, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और लीड करता हूँ। मैं इसके पहले दयाल कंपनी में मैं कार्यरत था एज ए नॉर्थ जोन का रीजन हेड था मैं। उसके बाद से मैं एक इंडोस्विस कंपनी है, वो दुबई की कंपनी है, उसमें इक्वा का डिवीजन अभी वो कंपनी अभी लॉन्च कर रहे हैं, और उसी में मैं नॉर्थ इंडिया को लीड करता हूँ। और वो कंपनी अभी एक हमारी रामपुर में लग रही है और एक लग रही है आपका भदोई में। ठीक है। तो मछली पालकों से मेरा ये निवेदन है कि पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में मैं कुछ गाइडलाइन आपको दूंगा, जिसको आपको बड़े ध्यान पूर्वक से सुनना होगा। देखिए मछली पालक, मछली एक ग्रोइंग सेक्टर है अभी अपने यूपी, उत्तराखंड, बिहार, नेपाल एंड छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपनियां नहीं हैं जो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर रही हैं। आप लोग सुन रहे हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी बिल्कुल आवाज आ रही है, क्लियर आ रही हाँ। है। तो हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी सर्विस प्रोवाइडिंग की काम कर रही हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी केवल फीड और मिनरल मिक्सचर सी मार्केट में दे रही हैं। बट कोई बताने वाला, कोई आप लोगों को इंस्पायर करने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके पांड पे जा करके आपको बताए कि किस तरह से हमको पांड की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से पांड की मैनेजमेंट करनी है। ये अभी हमारे यूपी, उत्तराखंड में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। हाँ, आप लोग एग्री हैं? हेलो। उससे बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, इस बात से आप लोग एग्रीकल्चर एग्री संघ हैं? सर प्रॉपर प्रयास कर हाँ रहा जी। है, एग्रीकल्चर संघ हमेशा प्रयास करता है किसान भाइयों के जो भी प्रश्न होते हैं उन्हें सुलझाया जाए, कोशिश की जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा सहायता हो सके की जाए। हम कोशिश में लगे हुए हैं सर। जी जी जी। सबसे पहले अगर जो पांड को हम सेलेक्ट करते हैं, तो पांड में सबसे बड़ी सिलेक्शन ये होती है हमें कि जो पांड हम सेलेक्ट करते हैं वो पूरब से पश्चिम का होना चाहिए। आई बात समझ में? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? पूरब से पश्चिम इसलिए होना चाहिए कि पूरब से ही धूप निकलता है, यानी सनराइज निकलता है। सनराइज पूरब से निकलता है, इसलिए हमारा पांड का जो प्रिपरेशन होगा वो पूरब से पश्चिम का होगा, कि डायरेक्ट हमारे पांड पे, हमारे तालाब पे धूप पड़े। धूप पड़ने का कई कारण होता है। उससे हमारा प्लैंकटन जो होता है, प्लैंकटन आप लोग समझ रहे हैं प्लैंकटन क्या होता है?
यस सर। प्लैंकटन ये होता है कि हम ऊपर से फीड देते हैं मछली जी, को जी। सरवाइव करने के लिए। जी। उसके बाद से एक नेचुरल फीड होता है जो हमारे पांड में ही तैयार होता है, उसका हमारा प्रकृति के द्वारा कोई पैसा नहीं लगता है। जी, जी। हम फीड में देते हैं, हम फीड देते हैं तो उसका पैसा कोई कंपनी, मैं भी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो कंपनी उस फीड का पैसा लेती है, ठीक है। बट जो प्लैंकटन बनाया जाता है वो उसका कोई वो बाई नेचर होता है, वो प्रकृति आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। तो पांड प्रिपरेशन में ये है कि सबसे पहले आप अगर जो 1 एकड़ का पांड आप खुदवाते हैं तो पांड की सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले में हमको मिट्टी की जांच करनी पड़ती है। जी, मिट्टी सर। की जांच कैसे होती है वो आप अपने आप जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे? आप जिस तालाब की तरफ आप खुदवाना चाह रहे हैं उस तालाब में 4 जगह पे आप खोद करके मिट्टी को हल्का सा पानी डाल करके उसको पोटली बनाएंगे। पोटली बना करके कम से कम 7 से 8 मीटर हवा में उछालेंगे। अगर हवा में उछाल रहे हैं उस मिट्टी को, और वैसे ही जैसे बाल पकड़ा जाता है वैसे ही बाल के नुमा वो आपके हाथ में पकड़ में आती है, तो आपके लिए वो 8 से 9 मीटर आपने बाल को बना करके पोटली बना करके और ऊपर उछाला और बाल आपके हाथ में आते आते फूट गया या बिखर गया तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास के लिए वो मिट्टी सही नहीं है। विकास आप पूछ सकते हैं कि ऐसा डॉक्टर साहब आपने क्यों बताया, तो उसका कारण ये होता है कि पान में हमें प्रॉपरली पानी की जरूरत होती है, इसलिए सर, कि पानी। थोड़ी-सी आवाज़ में समस्या हो रही है आपके, कट रही है थोड़ी-सी। हेलो। हाँ सर, हाँ बोलिए, बोलिए सर। हाँ, अब सुनाई दे रहा है? जी, जी सर, जी। तो जो पांड का जो मिट्टी होता है बॉस, वो मिट्टी जो है आपके हाथ में फूटनी नहीं चाहिए। अगर जो 2 से 3 मीटर आप उछालते हैं तो वो पांड की मिट्टी जिसे बाल हम लोग पकड़ते हैं वैसे पकड़ में आनी चाहिए। अगर जो उछालने के बाद आपकी जो बाल बनाए हैं मिट्टी का वो अगर जो बिखर जाता है तो ये समझ लीजिए कि वो पांड की जो मिट्टी है वो मछली पालन योग्य अच्छा। नहीं है। विकास हुँ। पूछ सकते हैं आप ऐसा क्यों है? अगर जी। जो पांड बिखर जाती है तो मछली को पानी की ही जरूरत है, इसलिए कि मछली पानी में ही विकास करती है। जी, बिल्कुल। जी, अगर जो इसका मेन कारण होता है कि उस सॉइल में, उस मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता नहीं है। जो आपके हाथ में बिखर गई है वो पानी नहीं रोक सकती। जी सर, ये विकास बहुत ही ज़रूरी था बताना हमारे किसान भाइयों को कि एग्रीगेटर संघ को ये बहुत बार कॉल आता है कि उनके तालाब में पानी नहीं रुक रहा है, वो क्या करें? जी, वह पानी क्या करता है, वो पानी लीच आउट होता है। लीच आउट का मतलब होता है वो पानी जो है नीचे पाताल लोक में रीच आउट हो जाए वो, ठीक है। तो इसके लिए हमें बलुई दोमट नहीं, इसके लिए हमें दोमट की जरूरत पड़ती है जिसमें पानी की लीच आउट हो सके। उसके बाद ये तो हो गया पांड के सबसे पहले जो एप्लीकेशन है। अगर जो पांड आप खुदवाते हैं तो उसमें अगर जो आप मैन्योरिंग कराना चाहते हैं तो मैन्योरिंग कराने के लिए अगर जो 1 एकड़ का पांड है तो 1 एकड़ के पांड में लगभग एक आता है चूना, जो एग्रीकल्चर लाइम होता है, जी सर। एग्रीकल्चर लाइम कैल्शियम होता है, उसको हम 40 किलो की बैग
1 एकड़ में हम पहले तालाब खुदवाने के बाद तुरंत बाद उसको हम पूरे खेत में फैलवा देते हैं। उससे ये होता है कि जितने हमारे एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, मछली के जो शत्रु होंगे वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद से उसमें हम पानी छुड़वाने के लिए अगर जो एक बात पहले मैंने आपको बताया था कि हमें नेचुरल फीड तैयार करना है, तो नेचुरल तैयार करने के लिए हमें 1 कुंटल सुई गोबर की खाद लेनी। पानी छोड़ने के बाद 1 एकड़ में 2 कुंटल खाद लेनी है। उसमें आप मिल वाला चीरा आप लोग चीरे को उसमें डालना है। सर नहीं आ रही सर आपकी वॉइस। आ रही है आवाज? हेलो सर बहुत कम आवाज आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है। सर आप वीडियो ऑफ कर लीजिए तो इंटरनेट कम कंज्यूम होगा तो ऑडियो अच्छी आएगी। हेलो हाँ सर, अब आई? हाँ अब आप क्लियर आ रही सर। क्लियर? हाँ, तो 1 से 2 कुंटल हमें सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। ठीक है जी जी सर जी। सड़ी हुई गोबर की में जो शीरा होता है, शीरा आप शीरा जानते हैं ना? जी सर। मील वाली शीरा है, उस शीरा को उसमें मिलाना है। ठीक है सर। मिला करके 3 से 4 दिन के लिए उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद उसको पांड में हमें डाल देना है, पूरा बिखेर देना है। इससे क्या होगा कि आपका नेचुरल फीड जो प्लैंकटन होता है, एक जू प्लैंकटन होता है और एक ये आर्टिफिशियल प्लैंकटन होता है। ठीक है फाइटोप्लैंक्टन। हाँ प्लैंकटन ये जो होता है वो नेचुरल फीड जो प्रकृति के द्वारा होता है। इसमें कोई आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फीड का कास्ट जो है बहुत ज्यादा होता है। और नेचुरल प्लैंकटन में जो है केवल गोबर की खाद और शीरा, चाहे तो आप उसमें आप ईस्ट मिला सकते हैं। ये इक्का करके नाम से आता है, बाजार में मिलता है आपको, वो मिला करके आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है उसके ठीक 10 दिन के बाद, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर हाँ जी। सर आ रही है आवाज। हाँ उसके ठीक 10 दिन के बाद आपको अगर जो बेहतर उत्पादन करता है, आपको बेहतर उत्पादन लेना है उस पॉन्ड से, तो आप हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो अखिलेश सर, आपको वॉइस आ रही है मेरी? कुछ भी आवाज नहीं आ रही सर, नेटवर्क इशू लग रहा है। जी जी तुषार जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सर से कनेक्ट करने की एक बार। ओके शायद नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। डॉक्टर शासमल सर, जी जी हेलो शासमल सर, आप मीटिंग में हैं? हाँ जी हेलो बोलिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, फाइन, जस्ट पहुंचा हूँ ऑफिस से, बताइए। हेलो अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया सर मीटिंग में आने के लिए। एक्चुअली शायद अखिलेश जी का नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। तो हम अभी अपने किसान भाइयों से पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो सर ने हमें, तुषार जी थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। तो अभी सर ने हमें बताया कि जो है हम सिरा डाल के प्लांटोन्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके आगे अगर आप हमारे किसान भाइयों को गाइड कर सकते हैं तो प्लीज सर कंटिन्यू कीजिए। देखिए, पॉन्ड प्रिपरेशन का इसमें एक सीड प्रोडक्शन होती है, एक फिश प्रोडक्शन है। जी जी 2 प्रकार की तालाब है। जी
तो जिसमें जिसमें आपको सीड प्रोडक्शन, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, इसमें आपको नेक्स्ट जो है सीड प्रोडक्शन करना है। तो सीड प्रोडक्शन के लिए आपका नर्सरी तालाब तैयारी करना पड़ेगा, और जो बड़े तालाब है, जो स्टॉकिंग पॉन्ड है, उसका तैयारी आप जैसे आपका उसके बाद जो प्रोसेस है वो है आपका स्टॉकिंग पॉन्ड का प्रिपरेशन है। जी। तो नर्सरी पॉन्ड में भी आपका 2 प्रकार का तालाब मिलेगा आपको, जिसमें मान के चलिए निस्तारी या पेरिनियल सोर्स है, जिसमें साल भर पानी रुकती है, उस टाइप का आपको नर्सरी तालाब मिलेगा। और कुछ नर्सरी तालाब मिलेगा जो सीजनल है, जिसमें मानसूनी मतलब मौसमी जो तालाब है, मानसून का पानी रहता है, 2-3 महीने के बाद फिर सूख जाती है। जिसको अपन डबरी भी कहते हैं, जो छोटा छोटा डबरी है, जिसमें 3 फीट 3.5 फीट तक पानी रहता है, उससे ज्यादा पानी नहीं रहते। तो वो ये सारे जो पॉन्ड है, छोटे छोटे जो सीजनल पॉन्ड है, ये सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, ठीक। आप इसको सीड प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो तालाब बिल्कुल सूख जाते हैं, उसमें पहला जो काम है, आपको चूना मतलब जो लाइमिंग है, चूना डालना पड़ता है। चूना अब आप डाल दीजिए। अभी बिल्कुल टेम्परेचर बहुत बढ़िया है यहाँ तो, छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट 35 प्लस है टेम्परेचर जो है। सर, ये जो हम चूना डालने की जो प्रक्रिया है, इसको अगर हम 1 एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कितना डालेंगे 1 एकड़ में? अब बता रहा हूँ मैं। ये जो है आपका 1 एकड़ में नॉर्मली क्या है, 100 किलो का चूना आप डाल सकते हो 1 एकड़ में। तो पहला जो डोज है आप 200 केजी तक भी डाल सकते हो, क्योंकि पहला डोज, क्योंकि आपके पास पानी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जो चूना डालते हैं, तो सॉइल का पीएच टेस्ट कर लेते हैं पहले। सॉइल की पीएच के हिसाब से अगर मान के चलिए नॉर्मल जो 7.5 और 8.5 के बीच में अगर पीएच है, तो इसमें जो चुना है उसका आपको 250-300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना पड़ेगा। और अगर मान के चलिए अगर लो पीएच हो गया, अगर नॉर्मल से अगर लो है, तब जाके आपको ज्यादा उसमें लगेगा आपको चुना जो है। तो डॉक्टर साहब आपका गुड नेम? सर, ये जो सर हैं डॉक्टर सासमल सर हैं। काफी समय से हमारे एग्रीगेटर किसान भाइयों को हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब का भी कहना सही है कि अगर जो हमारे पास पीएच स्केल है, पीएच का मतलब आप लोग समझते हैं। पीएच में भी डिफाइन इज द हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब अगर जो पानी का पीएच जो है, अगर जो 7 से नीचे होता है तो वो एसिडिक होता है, अगर जो 7 से ऊपर होता है तो वो बेसिडिक होता है। ये दोनों रीजन में मछली के लिए हानिकारक है। अगर जो एसिडिक होगा तभी भी मछली दाना नहीं उठाएगी, अगर जो बेसिक होगा तभी भी दाना नहीं उठाएगी। तो डॉक्टर साहब का जो एडवाइस है, दिस इज द वेरी राइट, इसलिए कि अगर जो हम पानी का पीएच, हमारे पास पीएच स्केल है या उसका पीएच नापने का पैमाना है, उस पैमाने को अगर जो हम नाप लेते हैं तो डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग 200 किलो हेक्टेयर में डालना ठीक है। अगर जो पीएच स्केल हमारा नहीं है, और जैसे मान लीजिए हम अपने ब्लड प्रेशर को जांच करते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है 130 और 80 के बीच में सबसे सुपर माना जाता है। ठीक है, आप लोग एग्री हैं इस बात के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, अगर जो हमारा पीएच स्केल या मिट्टी में अगर जो इससे ज्यादा है, जो हमारा मानक है 7 से अगर जो ज्यादा है, तो डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग 200 किलो चूना डालना ठीक है। अगर जो हमारा नॉर्मल पीएच है तो हमें ज्यादा से ज्यादा 40 किलो का बैग 1 हेक्टेयर में, यानी लगभग आप मान के चलिए 125 किलो आपको चूना डालना चाहिए। अगर जो पीएच बहुत ही कम है, नॉर्मल है,
तो डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग, डॉक्टर साहब इज एब्सोल्युटली राइट, लगभग 200 किलोग्राम के आसपास डालना चाहिए। लेकिन अगर जो पीएच मेजरमेंट हमारे पास वो स्केल नहीं है, मशीन नहीं है, तो बिना जांचे परखे उतना चूना नहीं डालना चाहिए। चूना के डालने से भी हमारा पीएच बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उस सिचुएशन में मछली दाना कंजम्पशन कम कर सकती है, तो उससे प्रोडक्शन का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हम्म। ये सब जानकारी तो बहुत ही हमारे किसान भाई के लिए बहुत ही जरूरी थी, खास करके नए किसान भाई जो अभी तालाब करवा ही रहे हैं। सर, जो तालाब पॉन्ड प्रिपरेशन होता है उसमें गहराई जो होती है किसान भाइयों को ध्यान रखने के लिए, गहराई और साथ ही साथ में जो कटान होता है, जो तालाब के किनारे का एरिया होता है, हाँ जी, उसका उसका सही तरह से प्रिपरेशन करना तालाब में कितना आवश्यक है? उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। कटान का मतलब ये होता है कि जैसे कैटफिश पाल रहे हैं तो कैटफिश के लिए ज्यादा से ज्यादा 11 फीट जी। से 5 फीट। डॉक्टर साहब, आई एग्री विथ यू। जी हाँ, कंटिन्यू करें सर। के लिए होना चाहिए। दूसरा, अगर जो आप आईएमसी करते हैं, देखिए अब तो ज्यादा ट्रेंड बन गया है, जिसको साधारण भाषा में लोग बैकरी बोलते हैं, उसको कैटफिश के नाम से, बैकरी के नाम से आती है। उसमें 5 फुट तक गहराई हम लोग रखते हैं। और आईएमसी के लिए, आईएमसी का जो कल्चर पीरियड होता है वो कराते हैं, तो उसका 8 से 9 महीने का टाइम लगता है। अगर जो आप बाई फ्लैंकटन कराते हैं, बाई नेचुरल फीड्स के द्वारा आप उसकी फीडिंग कराते हैं, तो उसका, ठीक है, आईएमसी मीन्स हो जाएगा मेजर क्रॉप आपका हो गया, रोहू हो गया, कतला हो गया, भाकुर हो गया, नैन हो गया। जी। डॉक्टर साहब, आई एम राइट? जी सर। हाँ। दूसरा, कैटफिश में जो आपकी आती है, कैटफिश में आपका है, आपका सबसे ज्यादा इधर जो अपने नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, वो नॉर्थ इंडिया में आपका बैकर चल रहा है, जो बंगाल से हम लोग सीड लेते हैं। क्योंकि अभी कोई हैचरी यहाँ पे अभी सरवाइव नहीं हो पाई, तो उसके लिए हम लोग जो है 5 से 6.5 महीने के आसपास 800 से 900 ग्राम हम लोग जो है टाइम पीरियड लेकर के 800 से 900 ग्राम, अगर जो 200 लाइन का बच्चा है, यानी 5 ग्राम का बच्चा है, तो लगभग 6.5 महीने में 800-900 ग्राम का वो हो जाता है। सर ये बिना दाने वाला होता है या दाना खिला के होता है? नहीं, ये दाना खिला करके ही होता है, इसलिए कि कैट फिश विदाउट दाना पल ही नहीं सकती। जी ठीक है, हाँ, विदाउट दाना वो नहीं पल सकती है कैट फिश। और बेनिफिट भी है इसलिए कि आपको हम उदाहरण दे रहे हैं एक तरीके से, कि मान लीजिए अभी किसी भी बिजनेस में 6 महीने के अंदर 50% या 40% का मार्जिन नहीं है। आप जमीन खरीद लो, आप अपने पैसे का फिक्स डिपॉजिट करा लो, ठीक है, या कोई बिजनेस कर लो। हमारा मछली का डिपार्टमेंट ऐसा है कि अगर जो 5 ग्राम का बच्चा आप डालते हो, तो 6 महीने में, 6 मंथ में वो आपको 45 से 50 रुपया दे करके ही जाएगा पर मछली। जी। हाँ, विकास, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर जो आप 5 ग्राम का बच्चा डालते हो, तो 6 महीने में ज्यादा आप गेहूं का उत्पादन लेते हो, तो ज्यादा गेहूं का उत्पादन 20 कुंटल से ज्यादा नहीं होता है। जो बहुत बड़े एग्रेसिव किसान हैं, वो 25 कुंटल उत्पादन लेते हैं। ठीक है, 25 कुंटल उत्पादन आज 1400 रुपये या 1500 रुपये का गेहूं का रेट है, आप समझ लीजिए 40,000 से ज्यादा नहीं हुआ। बट अगर जो एक तालाब में आप 15,000 बच्चे डालते हैं, 1 एकड़ में बैकरी मछली का 12 से 15,000 का जो नोटिफिकेशन है वैज्ञानिक,
उसमें आपको 150 कुंटल मछली तैयार होगी। 150 कुंटल मछली का तैयार सीजन में, अगर जो आप चालाकी से काम करते हैं, अगर जो आपने बच्चा अप्रैल में डाल दिया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, अगस्त के लास्ट में वो बच्चा निकलना चालू होगा। वो बच्चा ऑन एवरेज 700 से 800 ग्राम का होगा। ठीक है, उस समय बाजार में लगभग 110 रुपए या 120 रुपए, किसी मार्केट में 110 रुपए किलो, किसी मार्केट में 110 रुपए किलो बैकरी मछली थोक भाव में बिकती है। ठीक है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आप अगर जो एक तालाब में 15,000 बच्चे डाले हैं, अगर जो मोर्टालिटी भी हुई है तो 1,000 बच्चे, हालांकि कैटफिश की बहुत ज्यादा मोर्टालिटी नहीं होती है, मरती नहीं है, अगर जो 1,000 बच्चे हम छांट देते हैं कि सांप ने खा लिया, चूहे ने खा लिया, तो 1,000 अगर जो बच्चे हमारे मरे हैं तो हमारा जो पांड में बच्चे हैं वो 14,000 के करीब। अगर जो 800 हिसाब के ग्राम के हिसाब से या 900, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मछली हमको कितना फायदा। जी सर। सर ये जो भाई हमने साहब, जो किसान सांप भाइयों, चूहे मैं वाली बात की है, तो पौने जी जी प्रोसेसन में हमें इस तरह की भी क्या तैयारियां करनी चाहिए कि हम जब बच्चा डालें या मछली हमारी हो तो चोरी होने की संभावना कम हो, साथ ही साथ में इन अलग जानवरों की तालाब में प्रवेश करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम हो। हाँ, उसके लिए आप जो है बाजार में जाल मिलता है, आप नीचे डिमार्केट हैं जी जाल के थ्रू में जो प्लास्टिक की जाल आती है उसको आप आधा लगभग 1 फीट के अंतर्गत पूरे पांड में जाल का डिमार्केशन करवा सकते हैं। जी वो हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, अगल बगल कोई भी घास फूस नहीं होनी चाहिए। घास फूस में जहाँ छुपने की जगह होती है वहीं जानवर ज्यादा सरवाइव करते हैं। और आप जानते हैं कि एक सांप होता है जो पानी में ही रहता है, लगभग 100 मछली को डेली वो कंज्यूम करता है, डेली खा जाता है। तो अगर जो हम जाल करवाते हैं तो वो सांप जो है वो स्नेक आपके तालाब में नहीं घुस सकता। ठीक है, उसके बाद एक एनिमीज होता है बगुला। बगुला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी वो सर। बगुला क्या करता है, वो ऊपर से निशाना लगाए रहता है। जो मछली उसके रेंज में आती है वो टप से तालाब के किनारे जाता है और ऊपर से या फ्लाइंग करके वो तालाब के साथ वो टप से मछली को उठा लेता है। तो उस स्थिति में एक नेट आती है जो थोड़ा सा इनपायरेटेड होती है, पायरेटेड भी होती है। वो थोड़ा सा रेंज उसका ज्यादा होता है, उसमें उसका फिन जो है फंस जाता है और डर के मारे वो तालाब में एंट्री नहीं करता है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि चारों तरफ जो अपना डिमार्केशन होता है, जो बंधक हम बनाए होते हैं, वहां हम ज्यादा मोटी मोटी बांस की बल्लियां गाड़ करके पॉलीथीन का पतला पतला स्क्वायर काट करके पूरे यहाँ से लेकर के वहां तक जाल बिछा दें तो वो क्या करता है, जब हवा होती है तो वो पॉलीथीन क्या करता है, बहुत तेज आवाज करता है। जब हवा आती है तो वो पॉलीथीन जो पर की आवाज करती है, उससे वो जी सर। जो जो पंछी होता है वो डर जाता है कि यहाँ हमारे लिए खतरा है, इसलिए वो पांड पे अटैक नहीं करता है। ठीक है। सर मछली का सीजन कौन सा आता है? हाँ? जैसे हमने मछली का कब डालना उचित रहता है? जैसे हमने मछली तालाब में डाली तो अप्रैल में से ही रहता है सर, या फिर बरसात के टाइम में? नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर जो आपको मछली का जो प्रोडक्शन है, अगर जो आप बैकर में, ये है कि बैकर में जो आपको कैट फिश है इसका चाहें तो आप 2 फसल ले सकते हैं, 2 क्रॉप ले सकते हैं, विकास कि आपके पास सही मापदंड हो तब आप ले सकते हैं। जैसे जी सर। अप्रैल में आपने
सबसे बड़ी बैकर्की में ये समस्या होती है कि इसमें जो बॉडी होती है, बॉडी में फैट परसेंट लगभग 60% के एबव होता है, जी ठीक सर। है? जब टेम्परेचर हमारा जाड़े में दिसंबर या नवंबर में जाड़े में 5% के नीचे गिरता है, तो ये फैट जो है उसके बॉडी में जमने लगता है, तो वो बैकर जो है उसी समय उसका खून का संचार, ब्लड का संचार जो है खत्म हो जाता है और उसी समय वो जी सर। मरने लगती है, ठीक है? जी सर। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है, अगर जो हम 5 से 6 महीने का क्रॉप लेते हैं, तो अगर जो जी सर। आप पहले बिफोर आप प्लानिंग करते हैं, तो आप बेहतर पैसा कमा सकते हैं। क्यों? बंगाल में सबसे ज्यादा हैचरी पश्चिम बंगाल में है बैकर के लिए और बांग्लादेश में, ठीक है? जी सर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो प्रोडक्शन उन लोगों का होता है वो लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक से वो लोग चालू करते हैं, ठीक है? अगर जो वही बच्चा हम अब सर्वाइव करते हैं, तो वो आपका बच्चा लाजमी 205 ग्राम या 10 ग्राम का हो जाएगा। जी सर। दूसरे ईयर में अपने पांड में डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाड़े के मौसम में उस बच्चे को पर इतनी ये पड़ेगी कि आपको पानी प्रॉपर वे में चलाना पड़ेगा। जी 24 घंटे पानी आपको उसमें चलाना पड़ेगा। विकास मतलब ये है कि मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर चुका हूं कि फैट परसेंटेज उस मछली में ज्यादा होती है, इसलिए वो जाड़े में उस जाड़े को सहन नहीं कर पाती है और वो मछली मर जाती है। जी सर। मेंटेन कर लिया तो वो जाड़े में आप बचा लेंगे, वही बच्चा आप ट्रांसप्लांट करके आप न्यू ईयर में दूसरे ईयर में आप उससे बेहतर पैसा कमा सकते हैं। सर जैसे बिकाज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपकी हर प्रश्नों का जवाब दूंगा। बिकाज मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे गोभी का सीजन आता है, अगर जो फर्स्ट इनिशियल सीजन आप जाते हैं तो एक फूल आपको जी मिलता सर। है 40 से 50 रुपए में। जब वही पूरे सारे लोगों का प्रोडक्शन होना लगता है तो वही फूल मिलता है 5 रुपए में, ठीक? तो इसमें वो किसान क्या करता है, वो किसान दिमाग लगाया है अपने पास, उसने दिमाग लगाया है कि जब सबका प्रोडक्शन एक साथ होगा तो जाहिर सी बात है कि कंजम्पशन कम है और उत्पादन ज्यादा है, तो जी उस चीज का रेट आपको कम मिलेगा। और जब कंजम्पशन ज्यादा होगा और उत्पादन आपका कम होगा तो उस समय आपके मछली का या सब्जी का रेट ज्यादा होगा। तो अब ये दिमाग लगाना है कि अगर जो हम पहले से ही पांड प्रिपरेशन करके और बच्चे को हम बचा रहे हैं, जिला रहे हैं, तो हम अप्रैल के बजाय पहले ही बच्चा डाल दें और 4 से 5 महीने में 700 से 800 ग्राम का बच्चा हो, उसी समय हम तालाब से एग्जिट करके एक उस समय 130 रुपए के आसपास पर बैकर बिकती है पर केजी, जी ठीक है? हाँ, तो ये अब आपके ऊपर दिमाग लगाना है कि हमें कैसे इसमें अर्निंग लेनी है, ठीक है? अगर जो सबका उत्पादन जैसे गेहूं के सीजन में भाई साहब आप लोगों ने देखा होगा कि जब सबका उत्पादन हो जाता है तो मंडी में उस गेहूं का रेट कम हो जाता है। जी जब उस गेहूं को आप अपने घर में स्टोर करके रखते हो तो वही गेहूं 200 रुपया किलो ज्यादा बिकता है। बिल्कुल गलत सही कह रहा बात। हूं, ठीक है? बिल्कुल तो वही दिमाग इसमें लगाना है कि हमें जब कंजम्पशन ज्यादा हो और उस समय उत्पादन कम हो तो उस समय हमें मछली को मार्केट में सेल आउट करना है, और जब प्रोडक्शन ज्यादा हो और कंजम्पशन कम हो उस समय हमें मछली को रोकनी है। तो ये दिमाग आपको लगाना है। अब किसी सर को एक और कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। ये सर एक और क्वेश्चन सर, जैसे कि बिना चारे वाली मछली कौन सी होती है, जो एक तालाब जैसे हमें लेना चाहें और उसमें दाने वाली ना पालना चाहें, चारे वाली पालना चाहें, तो वो मछली कौन सी होती है सर, और कितने महीनों में कितनी हो जाती है वो?
देखिए, बिना चारे वाली में मछली आप अगर जो खिला सकते हैं, तो बिना चारे में आपका हो गया, आपका रोहू हो गया, भाकुर हो गया, नैन हो गया, मृगल हो यस गया, सर, ठीक है? यस सर, लेकिन उसको पालने से आपको क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो 12 से 13 महीने टाइम लेती है, ठीक है? यस सर, और 12 से 13 महीने का जब टाइम लेती है, तो आपका लेबर भी लग रहा है, आपका जो फील्ड है, जो आपने यस सर, जिस एरिया में आपने मछली को डाल रखा है, उसका भी तो फील्ड का भी तो कोई वो क्या नाम है, एक्सपेंसेस है कि नहीं है? अगर जो आप जी, धान गेहूं डालोगे तो 40,000 जी, 30,000 रुपया साल में देगा कि नहीं देगा वो? जी, 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 जी सर, अगर जो हम उस चीज को डालते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप रोहू ही डाल दिए, रोहू 12 से 13 महीने का टाइम लेती है। आपको मार्केट में बिकेगी कितने? अगर जो थोक रेट पे बिकने जाओगे तो 130 रुपया मिलेगा, ठीक है? और अगर जो कुंटल कुंटल आप डेली अपने किस में बेच रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा अगर जो वही तो फसल ले सकते हैं। सर थोड़ी सी आवाज आपकी कट गई, आप एक बार रिपीट कर दीजिए। आपका 110 रुपए में बिकता है और फिर यस 6 सर, महीने के बाद आपने फिर बैकर डाल दिया, जी। हुआ 220 रुपए हुआ ना भाई साहब? जो सर 13 महीने में आप 13 महीनों में बता रहे हो, जो रोहू है वो करीब 1 किलो के आसपास में हो जाती है, कम होती है सर वो? हाँ, 1 किलो 1.5 किलो वो हो जाती है, 1 किलो के आसपास हो जाएगी। अगर जो आप फीड बेस पे करेंगे तो 8 महीने में 1.5 किलो पौने 2 किलो नहीं हो पाती है। लेकिन भाई यस साहब सर, अगर जो आप आईएमसी डाल रहे हैं, भाकुर डाल रहे हैं, नैन डाल रहे हैं, तो 1 एकड़ में अगर जो विदाउट फीड बेस करना है तो आपको 5,000 से ज्यादा बच्चा नहीं डालना है, के बीच ही होना चाहिए। यस सर, हाँ, तब वो 1 से 1.5 किलो की हो जाएगी। अगर जो एक आईएमसी में समझ रहे हैं आप, आईएमसी मीन्स होता है सर आवाज चली गई आपकी। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, हेलो। अखिलेश सर मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं, शायद इंटरनेट कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे काफी सारे भाइयों के प्रश्न आए हुए हैं, मैं जरूर इन प्रश्नों को लूंगा। जिस समय भी हमारे पास कम है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से सभी प्रश्नों का आंसर किया जाए। अखिलेश सर माइक अनम्यूट कर होती है लीजिए। जिसको आईएम इंडियन मेजर कार्प, जिसमें रोहू, भाकुर, नैन, ठीक है, ये 12 से यस 13 महीने की फसल होती है। और 1 एकड़ में आपको मैं सजेस्ट करूं कि 3,500 से 5,000 ही बच्चे आपको डालने हैं, अगर जो आप कोई दाना नहीं डाल रहे हो तो। अगर जो आप, जैसे उदाहरण से मैं बता दूं सर, कि अगर जो 10 बाई 10 का कमरा है भाई साहब, जी, जी, यस सर, अगर जो 10 बाई 10 के कमरे में, आपके घर भी होगा, मेरे घर भी है, 10 बाई 10 के जी, कमरे में आप हर दिनचर्या को पूरा कर सकते। जब 10 बाई 10 के कमरे में 20 लोगों को रख दिया जाएगा तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा सर, सही कहा। तो उसमें सफोकेशन होगा, ना तो आपको, ना आप सो पाओगे, ना बैठ न यस सर, सर, लिए प्रॉब्लम सही होगी, कहा। ठीक है? तो यस सर, आईएमसी में यही दिक्कत है कि अगर जो आप 1 एकड़ में आईएमसी डाल रहे हैं विदाउट फीड, तो 3,500 से 5,000 से ज्यादा क्वांटिटी नहीं होनी यस सर, चाहिए। अगर जो आप फीड बेस पे कर रहे हैं तो ज्यादा आप 10,000 डाल सकते हैं, लेकिन उसका कारण ये है कि आपको 5 से 6 महीने में उसको एग्जिट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जी यस बिल्कुल। सर, हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो हाई डेंसिटी के कारण क्या होता है, जब ज्यादा मछली होगी, उसको रन करने की जगह नहीं होगी, तो वो मछली जो है मरने लगती है और उसकी ग्रोथ जो है रुक रुक जाती जाती है। है। यस सर, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर लेकिन हमारे कुछ किसान आईएम भाइयों के प्रश्न हैं। हाँ, जी, जी।
उनको हम लोग ले लेते हैं क्योंकि समय की जो सीमा होती है बहुत ही कम होती है और किसान भाई के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जी, अभी जी। तो किसान भाइयों जो पॉन्ड प्रिपरेशन की जो बेसिक चीज़ें थी, जो हम करते हैं उनके बारे में सर ने बहुत ही डिटेल में बताया था, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी गूगल वगैरह पे लिखा हुआ मिलेगा। और ये जानकारियाँ बहुत ही ज़रूरी होती हैं क्योंकि पॉन्ड प्रिपरेशन आप एक बार करते हैं और उसके बाद आप कल्चर डालते हैं तो उसमें फिर आप कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं। फिर आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो जी, सही जी। जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी सर मैं आपको एक प्रश्न लेता हूँ चैताली जी का क्वेश्चन है कि ये 1 हेक्टेयर पॉन्ड में जो है फिश फार्मिंग शुरुआत कर रही हैं, ठीक है? जी, जी। तो जी। एसेंशियल प्रिपरेशन एक नर्सरी फिश पॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, अच्छा। नर्सरी फिश पॉन्ड के लिए सबसे बेसिक बात ये है कि मैडम कितना बच्चा एक पॉन्ड में रिज़र्व करना चाह रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चैताली मैम? सर क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है तो मैंने वेबिनार से ही सीखा है कि लगभग 1 लाख के आसपास के जीरा जो रहते हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं। मैं आईएमसी पे करना चाह रही हूँ, नर्सरी अच्छा, पॉइंट में। आईएमसी पे करना चाह रही हैं। वेरी गुड क्वेश्चन मैम। जी, चिताली मैम आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो आपका बच्चा 1 किलो वज़न में 200 ग्राम का है और 1 लाख बच्चा आपने डाला है 1 एकड़ में, ठीक है? जी, तो उसको जो है मैंने अभी मेज़रमेंट बताया है, रवि जी से भी बताया और मेरे किसान भाई भी सुन रहे थे कि जी, सभी सुन रहे आपको 1 एकड़ में 350 से 3,500 से 5,000 बच्चे आपको 1 एकड़ में क्या करना है, पलायन करना है। तो उसके लिए अगर जो 200 ग्राम का बच्चा क्या नाम है 5 ग्राम का बच्चा है तो उस 5 ग्राम का बच्चा अपने वहाँ प्रॉपर फीडिंग करा करके 5 ग्राम का बच्चा हो गया है तो उस बच्चे को आपको इमीडिएट शिफ्ट कराना पड़ेगा। जी, जी। नहीं तो ऐसा होगा जब वो बच्चा बढ़ेगा तो उसको सरवाइव करने के लिए उसके पास जगह नहीं होगा तो आपकी मोर्टेलिटी चालू हो जाएगी। मोर्टेलिटी मीन्स वो बच्चा मरना जी, चालू सर। हो जाएगा। हाँ जी सर, बायोमास एडजस्ट नहीं हो पाएगा इसीलिए। जी, जी। आप उस पांड को उस बच्चों को जो है 5 ग्राम का जब बच्चा आप सरवाइव कर रही हैं तो 5 ग्राम के बच्चे को दूसरे पांड में आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। जी, सर। जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था। जी, सर? बताएँ। जी सर। सर उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या पॉन्ड की प्रिपरेशन के लिए मुझे क्या-क्या चाहिए रहेगा और कितनी क्वांटिटी में? अगर हम लोग तालाब में नीचे पत्थर रखेंगे तो नहीं चलता है। महेश जी आपका प्रश्न हम लेंगे। एक बार चैताली मैम का क्लियर हो जाए फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। सर? अगर हम लोग तालाब में नीचे काले पत्थर डाल देते हैं आपको तालाब में देखिए अगर जो फीड बेस पे आप काम कर रहे हैं तालाब में आपको कोई कुछ बता रहा है उसको मत डालिए, ठीक है? बहुत लोग सारे लोग अनाज डाल देते हैं। अनाज का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? अनाज का जो कंपोजिशन होता है सब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बेस होता है, ठीक है? अगर जो हम तालाब में अनाज डालते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका कना हो गया, आपका खली हो गया, ठीक है? एक लेयर बन जाता है, जब वो खली सारी मछलियाँ फीड नहीं कर पाती हैं, वो जा कर के अंदर बैठ जाता है और जो गंदगी होती है वो समझ लीजिए कि बहुत ही बदबू करती है। उस बदबू से हमारे मछलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है? तो कना और चावल का दाना और ये जो है मेज का दाना यानी मक्का का दाना डालने से ये होता है कि सारा जो है वो दाना मछलियाँ कंज्यूम नहीं करती हैं और जाकर के तालाब के तली में बैठता है और दाने का ये क्वालिटी होता है कि जो पानी में 2 से 3 दिन रहता है तो वो बिल्कुल गंदे जैसा वो अपना प्रभाव छोड़ता है। इसलिए मैं आप किसान भाइयों से यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को आप अवॉइड करें, ठीक है? जी, बिल्कुल ये बहुत ही खली का क्या काम है? खली में जो देखिए 12% प्रोटीन होता है,
ठीक है। उसके बाद ओके से 4 से 5% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर जो आईएमसी में आप डाल रहे हैं खली, तो आईएमसी आप पैदा कर रहे हैं तो कम से कम पूरे जो उसकी मछली की जो लाइफ साइकिल होती है वो 6 से 7 किलोग्राम खली और 1 से 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम कनक खाती है। तो कने का जो इस समय रेट है, आप राइस ब्रान लेने जाएंगे तो 17 रुपये किलो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से जो खली का रेट है वो कम से कम 18 रुपया किलो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, नेपाल हो, यूपी हो, 16 से 17 रुपया किलो पड़ेगा, ठीक है। जी सर। और वो 100% मछली कंज्यूम नहीं करती है, वो नीचे चला जाता है। उसका ये भी कारण है कि वो तैलीय होता है, और उसका जो एक जाड़े में देखे होंगे जब आप तालाब में जाएंगे तो तालाब के ऊपर एक लेयर बन जाता है जो ऑक्सीजन के लिए दुश्मन है, और मछली मॉर्निंग में गल्फिंग करने लगती है। आप देखे होंगे कि जब तालाब में लेयर बनता है तो वो मछली क्या करती है, वो सांस लेने के लिए बार बार ऊपर आती है, वो तालाब के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इस तरह के फीड हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए इस जो तरह के फीड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी रवि जी। जी बिल्कुल बिल्कुल वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे पॉन्ड में। तो देखिए, अगर आप बिजनेस पर्पज से मछली पर्पज से कर रहे हैं तो बिल्कुल मार्केट में बहुत सारे फीड अवेलेबल हैं। आप एग्रीगेटर से कंसल्ट करके सही फीड आप यूज कीजिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए मार्केट में सारी चीजें आई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिसर्च करने के बाद आई हैं, वो फिश फार्मर्स के प्रॉफिटेबल साबित हुई हैं, तो मार्केट में यूज हो रही हैं। हमें जी जी पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों पर आना होगा। मैं सही कह रहा हूँ सर? जी जी बिल्कुल राइट। जी। तो अभी चैताली जी का जो क्वेश्चन है वो रह गया था। चैताली जी आप पूछ लीजिए जरा क्वेश्चन अपना। जी सर, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बताया था पॉन्ड प्रिपरेशन के लिए जी हमें चूना, गोबर खाद जी और राइस ब्रान जो है ये सब डालने हैं और उसके बाद उनको स्प्रे करना है, और 10 दिन के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। जी जी। तो सर कितना क्वांटिटी में हमें कुछ क्या एंटीबायोटिक्स या ऐसे कुछ और चीजें भी डालना है इसमें? नहीं मैम, अभी देखिए एंटीबायोटिक के लिए ये है कि जब अगर जो बच्चा आप दूसरे जगह से मंगा रही हैं, आप बच्चा तो प्रोड्यूसर है नहीं कि आप बच्चे को हैचरी में आप उगा रही हो। आप दूसरे जगह से ही वेंडर के थ्रू मंगवाएंगी या जिसके पास हैचरी होगा। तो अगर जो बिल्कुल पान सर। प्रिपरेशन आप कर रही हैं तो सबसे पहले आपने चूने का प्रयोग किया, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि उसके पास आपके पास तो सबसे पहले पीएच मशीन होनी चाहिए। अगर जो नहीं है तो एक मानक के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार आप 40 से 50 किलोग्राम चूना डाल सकती हैं। उसके बाद से आपको जो है गोबर की खाद जो है 1 कुंटल से 2 कुंटल मिला करके उसमें एक युक्का बाजार में मिलता है जिसको ईस्ट खमीर बोलते हैं, उसको आप मिला करके 2 से 3 दिन, या मिल वाली जो सीरा होती है उसको भी मिला करके आप उसको फर्मेंटेशन करा दीजिए और पूरे तालाब में छिटवा दीजिए। दूसरी बात ये होती है, जब आप बच्चा दूसरे जगह से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर से मंगाती हैं तो वो बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल नाजुक होता है। जब वो किसी व्हीकल से आता है, या मान लीजिए ट्रक से आया, या टाटा 407 से आया, या किसी भी वाहन से आया, तो जब वो बच्चा होता है तो उसके शरीर में स्ट्रेस आती है, वो तनाव में रहता है, ठीक है। उसमें इंजरी होती है, उसको घाव भी लगती है, वो बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करता है वो, ठीक है। तो आने के बाद जो है तालाब में आप डालती हैं तो उसमें मोर्टेलिटी होती है, मरने लगता है वो बच्चा। तो उसके लिए एक दवा आती है, आप चाहें तो नोट कर लें सारे किसान भाइयों, उसका नाम है बीकेसी, बेंजाटेकेटी, ठीक है। बेंजाटेकेटी एक ऐसी दवा है जो स्ट्रेस को मारती है, ठीक है। अगर जो आपने बच्चा आने के पहले बेंजाटेकेटी को 1 लीटर से 1.5 लीटर पूरे 1 एकड़ में आपने डाल दिया है तो बच्चा आपका नहीं मरेगा। 1% के लगभग आपकी मोर्टेलिटी होगी, ठीक है। अगर जो आपने बेंजाटेकेटी नहीं प्रयोग किया है तो मेरा एवरेज ये है कि जो मेरा प्रैक्टिकली है, मेरा देखा हुआ है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, लगभग 5 से 6% का मोर्टेलिटी होती है। मोर्टेलिटी मीन्स होती है मरना, वो बच्चा मर जाता है। जी जी सर एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है सर।
जी, जी। सर अभी क्योंकि मैं इसके पॉन्ड के प्रिपरेशन वाले स्टेज में ही हूँ, जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे अभी मैं मई एंड में या जून में जब शुरू करूँगी, जी। तो कितनी लाइन की जीरा जो रहेंगी या सीड्स जो रहेंगी नर्सरी पॉन्ड के लिए सूटेबल होती हैं? हाँ, मैम ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नर्सरी पॉन्ड के लिए आप बच्चे बचा लें। आप सबसे ज़्यादा जीरा साइज जो बोलते हैं उसको ज़्यादा मिलीग्राम में आप माप सकती हैं। उससे ऊपर आप ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कैसे सर्वाइव करा सकती हैं। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चे को कैसे सर्वाइव आप करा सकती हैं, उसको कैसे पाल सकती हैं, उसको जीवित कैसे कर सकती हैं। आप हैचरी से तुरंत बच्चा निकलता है उसको भी आप ला करके सर्वाइव करा सकती हैं। लगभग 0.5 के आसपास भी बच्चे को सर्वाइव करा सकती हैं। ये आपके नेचर के और आपके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये डिपेंड करेगा। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। और किसी किसान भाइयों का? तुषार जी आप जी। कुछ पूछ रहे थे? जी यस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तुषार जी बोलिए। बोलिए। शीतम जी मैं आपका सवाल लूंगा। ओके सर, मेरे को हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग करनी थी, तो हाई हाँ जी। डेंसिटी में आप क्या कर सकते सर, अगर 1 एकड़ का तालाब रहा उसमें तो 1 हाँ, एकड़। हाई डेंसिटी में आप कितना का करना चाह रहे हैं? हाई डेंसिटी में देखिए भाई साहब, अगर जो आप 200 ग्राम क्या नाम है 5 ग्राम का बच्चा डालते हैं मान और लीजिए आप मैंने 1000 लाइन का माल डाल दिया, हाँ उसको मेरे 1000 को लाइन सब का जैसे सुनिए, मैं आपकी बात को इग्नोर नहीं कर रहा। आप 1000 लाइन का बच्चा क्यों डालेंगे? 1000 लाइन का बच्चा आपको सर्वाइव कराने में ही लगभग 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। वही तो सर्वाइव करना है सर अपने को, उसको कैसे जगाना है। हाँ, तो 1000 लाइन का बच्चा अगर जो आप डाल रहे हैं और फीड बेस पे आप कल्चर कर रहे हैं तो आप 2 से 3 महीना पहले ही डालिए ना। हाँ वही तो, 2 हाँ, से तो 3 2 महीने से पर 3 उसको महीने हाँ पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे, उसको अमोनिया जैसा हाई हो जाता है अमोनिया देखिए, अमोनिया भाई साहब कब बनता है? अमोनिया जब बनेगा जब आपके हाई डेंसिटी होगी। ठीक है? अगर जो हाई डेंसिटी आप कर रहे हैं तो अमोनिया जिसलिए कि मान लीजिए टनों में आप फीड खिला रहे हैं तो जो उसका मलमूत्र होगा वो पांड में ही जाएगा। जब पांड में ही जाता है, जैसे मान लीजिए अब बिकॉज आपने अपने पांड 1 एकड़ का पांड है उसमें आपने 18 टन दाना खिलाया या 12 टन दाना खिला दिया, तो जो मछली एक्सक्रीटा करती है, जो मलमूत्र करती है वो तो पांड में ही जाएगा ना। राइट सर। जब पांड में जाता है तो वो सड़ता है, वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद वो बदबू फैलाता है। ठीक है? तो इसलिए उसमें अमोनिया सबसे ज्यादा पैदा होता है। तो इसके लिए आपको बेहतर ये करना है कि 1 एकड़ पांड में आपको 12 से 15,000 ही बच्चे डालने हैं। ठीक है? उसके बाद से एक दवा आती है जियोमीन करके। ठीक है? हाँ, जियोलाइट या जियोमीन करके आती है। आप उसको 15 से 20 दिन के अंतर पे उस जियोमीन या जियोलाइट को आप डाल सकते हैं। ठीक है? और सर सैनिटाइजेशन अगर करना पड़ा अपने को तो फिर कैसे, कितने टाइम? हाँ, मिनरल मिक्सचर भी डाल सकते हैं। सैनिटाइजर आप कैसे करेंगे? आप कंपनी वाले तो बहुत सारे बताते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है? मैं आप लोगों का इस समय रवि जी के अकॉर्डिंग मैं जुड़ा हूँ। न तो मैं आप लोगों को 1 ग्राम दाना बेचा, न दवाई बेचा। ठीक है? राइट सर। हाँ, इस समय मैं आप लोगों के बिल्कुल बेनिफिशियल हूँ, हित के बारे में बात करूंगा। जो भी आदमी आएगा वो आपके मैनेजमेंट के अनुसार ही उस दवाई को आपको परचेज करना है। ठीक है? ये सब आपके हाथ में है। ठीक है? आपको क्या करना है? आपको अगर जो पानी चेंज करना है तो आप ऐसा करिए, नीचे जो है इनलेट वाली एक पाइप आती है, जैसे हम लोग पहले गड्ढे से पानी बाहर पंपिंग सेट के माध्यम से निकालते थे। नीचे आप इनलेट डाल दीजिए और अपने पंपिंग सेट को स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद गंदा पानी नीचे से सारा खींच के वो बाहर कर देगा, फिर उसके ऊपर ताजा पानी लगा दीजिए। ठीक है? ठीक है। वो मैं भाई साहब आपका गुड नेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। गुड नेम आपका? तुषार धनगरे। हाँ, तुषार जी नागपुर से हैं आप। तुषार जी अगर जो हम लोग जाते हैं अभी किसी
हम लोग जाते हैं किसी ब्यूटी पार्लर में या मसाज सेंटर में, जाते हैं ना, राइट सर। जब जाते हैं तो वो क्या करता है, 12 से 13 प्रकार की क्रीम आपके चेहरे पे लगाता है। जब वो राइट लगाता है तो जब घर आते हैं तो एकदम बिल्कुल चेहरा नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। राइट सर। जब आप नहा लेते हैं तो चेहरा पहले ही जैसे हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो उसको बनाने के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फंड की मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, हाँ जो जी। नीचे में तो स्लज होता है सर, स्लज भी कभी-कभी रिमूव करना पड़ता है, वो रिमूव नहीं हाँ, वो वही उसी स्लैश की बात कर रहा हूँ कि जो आपका नीचे वाला जो पानी होता है, वो जब आप पंपिंग सेट लगा करके उस पानी को खींचेंगे तो ऊपर का पानी तो नहीं खींचेगा, वो नीचे का जितनी गंदगी पानी होगी, स्लैश होगी, वो सब बाहर निकाल के छोड़ेगा। बाकी उसके और लिए इंडिया में क्या विदेश में या पूरा वर्ल्ड में उसके लिए कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है कि जो स्लज को डिकम्पोज करे। हाँ जी, हाँ जी। डिकम्पोज हो नहीं पाता, और अपने को नया पानी अगर डालना है जी तो जी। अपने को कितना फीट पानी खाली करना पड़ेगा उसके पहले? नहीं, उसमें फीट की बात नहीं है। जैसे मान फीट लीजिए आपने जितने समय मोटर को नया पानी डालने में लगाया, उतना आप पुराने पानी को खींचने में लगा दीजिए। अच्छा उसका कोई मापदंड नहीं है कि आप 5 घंटे लगाएंगे या 4 घंटे लगाएंगे। आप डेली पानी चलाते हैं ना उसमें, तो डेली आप पानी चलाते हैं, उसी समय आप इनलेट वाला एक व्यवस्था बना लीजिए, एक फ्रेश पानी डालने की व्यवस्था बना दीजिए, बस दैट्स ऑल। आउटगोइंग और इनलेट वाला और आउटगोइंग वाला दोनों एक साथ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक ही साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी सर मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो कोई भी कंपनी वाला जा रहा है, मैं भी एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, रेपुटेड कंपनी में हूँ, बट कोई कंपनी का एम्प्लॉय अगर जो दवा बेचने जा रहा है तो मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं करूंगा, बट आप ही समझ लीजिए कि आप घर में लैट्रिन करते हैं तो जो वॉशरूम होता है, या तो वो मिस्टर साफ करता है, या मिस्टर नहीं अवेलेबल है तो हम ही लोग साफ कर लेते हैं। ठीक है, सेम सिचुएशन वही है। अगर जो आप बेहतर अपने पांड को बनाना चाहते हैं तो साफ उसी तरीके से साफ कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा क्लीनर नहीं है जो आपके पांड को क्लीन कर सके। जी बिल्कुल। हाँ शाह जी, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया? ओके। मैं सारे किसान भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले साल फीड जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में 18,000 टन में बेचा हूँ। मेरा मार्केटिंग है सर। मार्केटिंग 18,000। हाँ, मैं पहले तो दयाल ग्रुप में था, ठीक है, दयाल इक्वा साइंस में था मैं। अब मैं एक दुबई की कंपनी है उसमें हूँ, ठीक है। अच्छा। और अभी मैं रिसेंटली चेंज करने वाला हूँ अपनी कंपनी। बट ये है कि जो मैं किसानों को बेहतर होता है वही मैं बात करता हूँ, इसलिए कि किसान का मैं लड़का हूँ तो किसानी जानता हूँ, और मैं किसी को फालतू नहीं बतलाता हूँ, जो फैक्ट होता है वही बतलाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ब्रजेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बोलिए विराज। जी नहीं, ब्रजेश जी हैं, उनका क्वेश्चन था। इरशाद जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए आप जल्दी। नहीं, ओके सर, आप कंटिन्यू करिए। इरशाद जी बोलिए। सर मेरा पॉन्ड है 1 एकड़ का, इसमें आईएमसी का कल्चर भी रहा है, कामन कार्प और रेहू कतला का है। तो इनके जरिए कुछ जो है मतलब ब्रीडिंग हुई है, मतलब अपने से ही, तो उस सीड को हम रख सकते हैं क्या सर आगे के लिए? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं आप। ग्रोथ आएगा ना इनमें? हम बिल्कुल आएगा ग्रोथ। अगर जो आप 3,000 से 5,000 के बच्चे एक पांड में 1 एकड़ में डाल सकते हैं, डेफिनेटली ग्रोथ आएगा। अगर जो आप फीड भी नहीं खिला रहे हैं फिर भी ग्रोथ आएगा आपका। जो ड्यूरेशन है 8 से 9 महीने में आपका 1 से 1.5 किलो, 1.25 किलो मछली हो जाएगी आपकी। अच्छा, अगर जो फीड मेरा ये है कि मैंने पेंगेसियस मैंने स्टार्ट किया हुआ है 3,000 लाइन का,
तो इनको जी फीड में क्या दे सर? 3000 लाइन का तो बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, बट ये है कि एक 40-6 बाजार में मिलती है, उसमें 40% प्रोटीन होता है, ये 40% प्रोटीन होता है और 6% फैट होता है। बाजार में आपके पास दयाल के पास भी मिल जाएगा, आपका ग्रोवेल के पास मिल जाएगा, गोदरेज के पास मिल जाएगा। ये अगर जो आपके नजदीकी डीलर किस कंपनी का होगा सर? हाँ, बेटर किस कंपनी का होगा? बेटर आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। अच्छा, देखिए, मैं एज ए एम्प्लाई मैं अपने फीड को भी बेहतर नहीं बता सकता, दूसरे को भी घटिया नहीं बता सकता। आपको जिसमें जी। अच्छा लगे, जिसमें ये फार्मूला लिखा है कि ये 40/6 है, 40/4 है, उसको आप ले लीजिए। अच्छा। मैं यहाँ मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ, मैं रवि जी के इज्जत किया, मैं उनको जी सर। एक मंच उन्होंने मेरे को दिया, उनका मैंने इज्जत किया, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने किसान भाइयों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त जी करना सर, चाहता हूँ। हम एग्रीगेटर संघ पूरा और सभी किसान भाइयों की तरफ से हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि आप आए, इतना कीमती समय दिया और हमारे किसान भाइयों के प्रश्नों को उत्तर दिया आपने। बस सर एक प्रश्न और है ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी बोलिए। हेलो जी ब्रजेश जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैं ब्रजेश हाँ, कुमार वेरी गुड पांडे जी पांडे जी। रिसर्च स्कॉलर हूँ सर, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का। मेरा जी बेसिकली जी काम इंडियन मेजर का आपका है। तो मेरे जी दो सवाल छोटे से हैं सर। जैसे अभी आपने फीड मटेरियल की बात किया, तो बेसिकली मेरा काम फीड मटेरियल पर ही है। आपने बताया कि सरसों की खली हो या राइस पॉलिश हो, जी जैसे जी हमने 2017 में एक एक्सपेरिमेंट किया था सर, ऐसे ही किसान के साथ। तो जी ऐसा हम न कर सके कि कई सारे फीड मटेरियल्स को बना, मतलब सारे फीड मटेरियल्स को लेके कोई नया कंपोनेंट बना के एकदम कहा जाए कि लो कास्ट में सर, जिससे कि हम किसानों को कुछ हेल्प कर सके। तो क्या जी ऐसा जी पॉसिबल है? क्योंकि हमने जो जी एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए देखिए पांडे जी, आपको एक एक तो सबसे पहले मिक्सचर करने के मशीन की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, उसी मशीन का नाम आप सजेस्ट कर देते तो अच्छा था, हाँ, क्योंकि फार्मूलेशन की जरूरत पड़ेगी। जी ये सर, वो मत हमने जानी, कर ये रखा है। पांडे जी मैं जस्ट बिकॉज आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ। अगर जो कना, खली और राइस ब्रान, मक्के का दाना मिला करके फीड बनाने लगे तो घर घर बनने लगेगा। जी सर। उसमें जो है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं जो मछली के लिए बिल्कुल बेटर होते हैं। जैसे आपका बसा हुआ, फैट हुआ, विटामिन हुआ, लिपिड्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, अमीनो एसिड्स हुआ, ठीक है। ये अपने भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस पे केवल काम करती हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, जो केवल एंजाइम का ही उत्पादन कर रही हैं। अब जैसे गर्भवती महिला होती है तो डॉक्टर बोलता है यार इनको आयरन खिलाओ, ठीक है, तो आयरन तो आपको कहाँ मिलेगा? या तो पालक की साग में मिलेगा या हरी सब्जी में मिलेगा। अब आयरन आप कैप्सूल के रूप में बाजार में ढूंढेंगे तो मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। नहीं, हमें इसके लिए जो सर मार्केट का जो फीड मटेरियल है वो नहीं चाहिए। हम चाहते, मेरा जो बेसिकली अभी काम हमने बताया, हम अभी आपसे आपका नंबर लेके आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, क्योंकि आप अगर एक बार फीड में है सर तो मुझे काफ़ी हेल्प हो सकता है आपकी। जी, तो मैंने जी, जब मैं ये चाहता था कि सर हर्बल हो, जैसे डिजीज जो है रेजिस्टेंस भी हो, एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल जो हो। तो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उस समय मैं रिसर्च में नहीं था, एज ए एमएससी पास आउट हुआ था। ब्रजेश जी, आपका जो है प्रयास है बहुत ही सराहनीय है और हम सभी इस प्रयास में लगे हैं कि जो कम से कम कॉस्ट में फीड बनाए हम। तो आप एग्रीगेटर संघ को जरूर संपर्क कीजिए, हम जरूर आपकी सहायता करेंगे और आप भी हमें सिखाएंगे, सर भी रहेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे किसान भाइयों के लिए कुछ बेहतर हो पाए। बिल्कुल, मैं अभी ऑलरेडी सर मैं कई किसानों के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल ये था कि क्या हर्बल फीड मटेरियल बनाया जा सकता है? दूसरा सवाल ये था बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये नहीं, जो भी कंपनियां फीड दे रही है ना पांडे जी, ये हर्बल ही है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। सर मैं अभी फीड मटेरियल का ग्रुप में फोटो डाल दूंगा, हमने जब बनाया था। जी। उसके बाद दूसरा सवाल ये है, जैसे मैं एज ए साइंटिस्ट भी रहा मिनिस्ट्री में, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज में सर 3 महीने। तो वहाँ हमने एक चीज़ सीखा, जैसे अभी पॉइंट प्रिपरेशंस का है। तो मेरा जो डाउट है, क्योंकि वहाँ मुझे सिखाया गया है कि आप 1 एकड़ में
10,000 मछलियां बेसिकली जो इंडियन मेजर कार्प हैं वो, लेकिन पॉन्ड प्रिपरेशंस में सर उन्होंने गुड़ का जिक्र किया है। हाँ, गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ आप कैसे डालेंगे? गुड़ डालने के लिए आपको गोबर की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल या सर, वही गुड़ जैसे, गुड़ आप अगर जो डाल रहे हैं तो देखिए गुड़ की क्वांटिटी अगर जो 1 एकड़ में डालेंगे तो कम से कम 20 से 30 किलो, ये मच हायर रेट होगा। 14 रुपये किलो से 40 रुपये किलो गुड़ है। जी उससे अगर जो हमें इजी में फ्लैंगटान बन रहा है, हमें गोबर की खाद ज्यादा आपको 200 रुपये कुंटल मिल जाएगी गाँव में। कॉस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए फीड तो हम बनाया जा सकता है बहुत से तरीके से बनाया, लेकिन कॉस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसान बिल्कुल काज की ही बात करके, जैसे सर गोबर की बात की जा रही है, तो हमने वहाँ एज ए ट्रेनर उड़ीसा में भी काम किया जी। तो वहाँ हमने देखा कि सर जो हर्बल हैं, जैसे सब्जियों के जो छिलके हैं, या तो मेरा ये जो डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 2 साल से मैं इसी पर खोज कर रहा हूँ कि क्या ऐसा है कि अगर हम गुड़ हटा के केवल चूना डालने के बाद हम डायरेक्ट गोबर डाल दें और कुछ दिन उसको पानी भर के छोड़ दें, गोबर जब सड़ जाए तो हमें हो सकता है कि कुछ माइक्रोब्स मिल जाएं जो रेजिस्टेंस या जो एज ए फीड मटेरियल उसका काम करे मछलियों का। मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है सर, मैं इस पर कई दिनों से पेपर्स पढ़ रहा हूँ, 2 साल से जी, आपने काफी रिसर्च किया है, हमें देख के बहुत ही खुशी हो रही है, और हम तो चाहेंगे कि आप जो है डेडिकेटली हम लोगों से जुड़े और बात कीजिए, और सारे एक्सपर्ट्स की टीम भी जुड़ के इस चीज पे जरूर काम करना चाहेगी। नहीं बिल्कुल, इसीलिए मैं आया कि मुझे ये जो क्लियर डाउट है सर, बेसिकली इंडियन मेजर कार्प पर तो मेरा बहुत ज़्यादा नहीं, आपसे तो अभी बहुत जूनियर हूँ, लेकिन इंडियन मेजर कार्प पर हमने मार्केट से लेके जो है पॉन्ड से लेके लोगों तक, फार्मर तक, हर लोगों का एक सर्वे करके पूरा डेटा क्लियर किया कि हमें बेसिकली प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। तो अगर मुझे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आप लोगों के साथ मिल जाएगा जी बिल्कुल। देखिए विजय जी, अब ये जो डिस्कशन है वो एक वेबिनार का नहीं है, समझ रहे होंगे आप, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इस पे हम एक वेबिनार में इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसके सॉल्यूशन की हाँ बिल्कुल, इसको 1 बाय 1 ही किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर जो हम क्या करते हैं, बाकी विजय जी आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा, ठीक है? अभी मैं दूसरे किसान भाइयों को कुछ प्रश्न ले लेता हूँ ताकि उन्हें उसका उत्तर मिल जाए, क्योंकि आपका जो प्रश्न जो चीजें हैं उसे हमें अलग से उस पर डिस्कशन करना होगा, क्योंकि वो रिसर्च वाली चीजें हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बिल्कुल सर का नंबर मुझे जरूर प्रोवाइड करा बिल्कुल मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा, आप परेशान ना हो, मिल जाएगा। और हमारे किसान भाई जी बोलिए सर मुझे भी नंबर चाहिए डॉक्टर सर, आपको एग्रीगेटर के ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी लोग एग्रीगेटर ग्रुप में ऐड नहीं है, यहाँ पे लिंक मैंने दे दिया है, आप लिंक पे उसमें क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और किसी किसान भाई का हमारा कोई क्वेश्चन? हम लोग महाराष्ट्र के अंदर, जी महेश हम लोग डैम में फिशरिंग करते हैं, पर जमीन में नीचे पूरे पत्थर ही भरे हैं हम लोग के पास, तो मट्टी है ही नहीं। सर आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा रिपीट कर दीजिए आप एक बार। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डैम के अंदर फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तालाब में मट्टी है, पत्थर नहीं है, सॉरी पत्थर है, मट्टी नहीं है। जी 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 सर, अखिलेश सर वॉइस आ रही है आपको? हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि ये डैम में फार्मिंग करते हैं तो वहां पर जो है पत्थर है, नीचे मिट्टी नहीं है। अच्छा आगे बताइए सर। नहीं तो डैम में पानी है, डैम में तो पानी ऑलरेडी होगी। मगर मट्टी नहीं है वहां पे, नीचे पूरे पत्थर है डैम के अंदर। नो प्रॉब्लम, मट्टी नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मट्टी जस्ट बिकॉज हेलो, आवाज नहीं आ रहा है आपका। नहीं जी सर मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं शायद नेटवर्क की वजह से। हाँ, वापस से ज्वाइन हो जाए, आपको उत्तर देंगे। आगे जी सर, जी बताइए। हेलो, डैम में अगर जो पत्थर है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ये है कि कुछ नेचुरल मिट्टी जो मिट्टी के लाइक फिश होती हैं वो मिट्टी को खाती हैं, बट जो आपने मछली सबसे बड़ा मैं ये आपसे पूछूंगा, आपने उसमें कौन सा फार्मिंग आप कर रहे हो? कॉमन कार्प डाला है अभी। अच्छा, कॉमन कार्प डाला है आपने।
तो कॉमन कार्प के लिए तो देखिए, अगर जो मिट्टी नहीं है, पत्थर है, तो कॉमन कार्प के लिए तो दिक्कत है। बिकॉज इसलिए कि कॉमन कार्प जो है फीडिंग जो है कुछ मिट्टी से भी करती है, ठीक है। तो अब आपको उसमें अगर जो बेटर सर्वाइविलिटी लेनी है तो आपको ऊपर से फीड डालना पड़ेगा। आप इस समय कौन सा फीड डाल रहे हैं? अभी तो हम लोग लोकली डालते हैं, जो मार्केट में यहाँ पे मिल रहा है पाउडर। अरे भैया, तो लोकले तो नहीं डालना है आपको, यही तो मैं शुरू से ही समझा रहा हूँ कि लोकल जैसे फ्लोटिंग फीड है वो 6 से 8 घंटा ऊपर तैरता रहता है। और जब कना आप डालते हो तो कना पांड्स में तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो तो इतना बड़ा डैम्स है, डैम्स में वो जब तैरेगा ही नहीं तो मछली खाएगी क्या? सही बात है। हाँ, आपको या तो सबसे बाजार में सस्ता फीड है सिंकिंग फीड, जिसको डूबने वाला दाना बोलते हैं, एक बोलते हैं फ्लोटिंग फीड जो 6 से 7 घंटा आपके तालाब में तैरता रहेगा, उसको मछली चुन चुन के खा जाती है। सिंकिंग फीड होती है जो प्याज वाली बोरी, आपने देखा है? वो प्याज वाली बोरी में सिंकिंग फीड का 50 किलो या 25 किलो बैग में डाल करके एक तालाब उसके डैम्स के किनारे पूरा डाल दीजिए, उसी तालाब में उसको भर दीजिए। भरने के बाद वो धीरे धीरे मछली चुन चुन करके खा जाएगी, पूरे डैम्स में डालने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो रवि जी, सर बोलिए जी, बताइए। हाँ रवि, हमारे फिश फार्मरों को अभी अवेयरनेस बहुत कम है, इनको जानकारी बहुत कम है। सर हम प्रयास तो पूरी तरह से कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके। हाँ, जैसे एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं, जानकारी कम है इस विकास की, कोई इन लोगों को बताने वाला है नहीं है। सरकारी वाला काम जो है वो आप जानते हैं, जी। दुनिया बदल गई लेकिन सरकार नहीं बदली, सरकार के एम्प्लॉय नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो इनको बताने वाला कोई है नहीं, अभी ये लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, कुछ जानते नहीं है। हम लोग सर पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ऐसे सासमल सर हो गए, काफी और भी 1-2 लोग हैं हमारे एक्सपर्ट हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, और हमारे किसान भाइयों को परमानेंट जानकारी दे रहे हैं। तो बस हम सभी लोगों का प्रयास है, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा सर। हम लोग पूरी तरह से बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आप नंबर चाहिए। हाँ बताइए भाई साहब, एक यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दूंगा भाई साहब, एक यहाँ पे हमारे लखनऊ में राजेश वर्मा जी हैं। जी सर। इनको कुछ जानकारी नहीं था, थोड़ा पैसे वाली पार्टी पहले थे, उनके पास लैंडेड प्रॉपर्टी ज्यादा है, खेत बहुत ज्यादा है। तो एक बार मेरे से मिले तो उन्होंने बोला कि मिश्रा जी मैं कल्चर करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया के उतने बड़े फार्मर अभी नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं है। 70 पांड हैं 2-2 एकड़ के। पिछले साल उनका जो मछली का मुनाफा हुआ है वो 3.5 करोड़ रुपए का हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, देखिए हम जो है ना एग्रीगेटर संघ जो है प्रॉपर जो है समझ लीजिए दिन में 8 से 9 घंटा तो कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम निकाल पाएं, डिजाइन्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू हम फार्मर तक पहुंचा पाएं। प्रॉपर टीम लिख भी रही है चीजों के बारे में, रिसर्च करके एक्सपर्ट से बात करके, ताकि फार्मर उसे पढ़ें। वेबिनार भी हम रखवा रहे हैं ताकि जो पढ़ने में नॉलेज है, अगर वहां से चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो किसान भाई डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकें फार्मर से। तो ये 3 चीजें कर रहे हैं अभी हम। और एग्रीगेटर रवि जी, एक्सक्यूज मी, मैं 2 मिनट। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मछली पालन में देखिए, इतने बड़े बड़े किसान, जो बड़े बड़े किसान हैं, सबको सब जीरो से चालू करते हैं। तेंदुलकर भी 50 सेंचुरी मारे हैं, जीरो से चालू किए। लेकिन मछली पालन में जैसा व्यवसाय है, जो बड़े बड़े किसान हो जाए, मतलब जो बड़े लेवल में आ जाते हैं, वो छोटे फार्मर्स को हेल्प नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुविधा है। और उल्टा अगर उनके पास आप जाओगे, वो उल्टा आपको, अरे यार मछली में क्या रहा है यार, इतना मरते हैं, उसको मत करो, तुम नुकसान में जाओगे। मतलब वो फार्मर्स नहीं चाहते कि भाई मेरा कंप्यूटर या मेरे लेवल में कोई आ जाए। एग्रीगेटर जो कर रहा है, एग्रीगेटर कोई काम कर रहा है, हम लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्ञान मैं बांटूंगा उतना बढ़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जब बड़े बड़े, ओनली मैं फिशरीज फील्ड का बात कर रहा हूँ,
जितना जी। करोड़पति मतलब आपका फिशरमैन है, बहुत बड़े-बड़े हैं। एक तो इनके पास सबसे पहला है अहंकार जो है, ये चीज़ पैदा हो जाती है। दूसरा चीज़, ये छोटे फार्मर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं करते। ये कटु सत्य मैं बता रहा हूँ। मतलब इस टाइप का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। कोई भी बड़े फार्मर्स जो है, तो इसीलिए एग्रीगेटर्स जो टीम है, जो काम कर रहा है, हमारा काम है मतलब जो क्योंकि हम लोग फील्ड बेस में है, मतलब मान के चलिए अभी 8 बजे आपका फिश फार्म से आया हूँ और आपका प्रोग्राम ऐड किया हूँ। तो इस टाइप का क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग के पास है, अखिलेश जी के पास भी है, तो हम लोग शेयर करते रहेंगे। और दूसरा चीज है, जो कॉमन जो बातें हैं, मतलब जो फिशरीज के बारे में जितना स्पीशीज है, उसका फूड एंड फीडिंग हैबिट, इकोलॉजिकल नीच जिसको बोलते हैं, मतलब उसका लेयर जो है 3 टायर सिस्टम है, उसके बारे में छोटी-छोटी चीज है, ऑक्सीजन के बारे में जितना सारा पैरामीटर्स है उसके बारे में, सीड कितना डालना चाहिए, उनको फ्री में मिला, जहाँ पर 3000 सीड डालना चाहिए वो 10,000 सीड डाल देते हैं, बाहर से सप्लीमेंट्री फीड देते नहीं है। तो इसमें क्या है, जो ग्रोथ है, आखिर में क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, वो मछली तो डाल दिया था, ग्रोथ नहीं हुई है। एक इंसान को 2 से 3 बार खाना खाने की जरूरत है, और मछली जहाँ 3000 डालना चाहिए वहाँ 10,000 डाल देते हैं, और उनको भोजन पानी कुछ नहीं देते, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो नेचुरल फीड भी प्रोडक्शन नहीं करते और सप्लीमेंट्री फीड भी नहीं देते। मेरा तो ऐसा मानना है कि टेक्निकल जानकर जितना एग्रीगेटर संघ ने कॉल्स वगैरह रिसीव की है, जो क्वेश्चंस डेली बेसिस पर व्हाट्सएप पे आते हैं, उससे हम ये भी अंदाजा लगा पाते हैं कि टेक्निकल नॉलेज की बहुत कमी है फार्मर। बिल्कुल। और हमारा जो भी हमसे किसान भाई जुड़े हैं, वो ये चीज जानते हैं कि हम प्रॉपर एक्टिव रहते हैं उनके लिए, 24/7 कॉल्स लेते हैं हम सर, प्रॉपर व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हैं, फोन्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू। और काफी सारे हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, साशमल सर हो गए, अखिलेश सर हो गए, और भी सर हैं हमारे, दीपक सर हो गए, 3 जो भी हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं, प्रॉपर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और एग्रीगेटर संघ इसके लिए उनके सामने नतमस्तक है, और किसानों की तरफ से भी उन्हें आभार प्रकट करता है कि सर आप लोग आते हैं और हमें गाइड करते हैं। सर आज का जो प्रश्नों का जो सिलसिला जो है, हम यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसा कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि हम जो है, हम हर बार की तरह एक प्रश्न का चुनाव करते हैं, जो सबसे अच्छा प्रश्न होता है। और हम जी बोलिए सर, कोई प्रश्न है आपका? यस सर। सर जैसे हमने 10 बीघे में करीब कितनी जीरो मछली डालनी चाहिए, जो जीरा आता है, तो जैसे हमने रोहू और कतला 3-4 मिक्स कर में मछली डाली 10 बीघे में, तो करीब कितने डालना चाहिए हमें? रवि जी 10 बीघे मतलब 10 बीघे, देखिए बीघे का हेक्टेयर में, एकड़ में आप बताइए, थोड़ा सा उसको क्लियर कर दीजिए। जैसे सर एक हमारी तरफ बीघा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश आगरा में जी। करीब 10 बीघे का एक तालाब है, जो मैं चारा वाले सोच रहा था, जिसमें बिना दाने वाली नहीं, चारे वाली मछली बनती है, तो सर उसमें कितना मछली डालनी चाहिए? बात मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि 10 बीघे मीन्स कितना, एकड़ का कितना हुआ? एकड़ देखिए 1 हेक्टेयर, 1 एकड़ में 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ में मेजरमेंट कई जगह है। अब जैसे हमारे वहाँ गोरखपुर में 20 कट्ठे का 1 एकड़ बोला जाता है, 25 कट्ठे का। और आप बताएंगे तभी तो मैं मेजरमेंट कुछ बताऊंगा। सर एकड़ का कितना हिस्सा है आपका? 3 हो गया सर। अच्छा 3 एकड़। हाँ जी। हाँ 3 एकड़ में बच्चा, देखिए जीरे लाइन का आप बोल रहे हैं? जीरे सर। जीरा लाइन में लगभग 3 एकड़ में कम से कम आप 10 लाख बच्चे डाल सकते हैं। 10 लाख। 10 लाख। लेकिन सर उसमें मोलंटी कितनी % हो जाती है सर? नहीं परसेंट, जीरा जब डालेंगे तो जब वो 5 ग्राम का बच्चा होगा तो उसको आपको शिफ्ट करना है ना जी। वो बच्चा पूरा अपने पूरी लाइफ साइकिल उसमें नहीं काटेगा भाई। यस सर। हाँ लाइफ साइकिल उसमें नहीं काटना है उस बच्चे को। वो जब 5 ग्राम से 6 ग्राम 10 ग्राम 100 ग्राम का हो रहा है, उसको आपको दूसरे तालाब में शिफ्ट करना पड़ेगा। जी। आप ये समझें कि हम 10 लाख बच्चे जो क्वांटिटी बता रहे हैं, वो आप उसकी पूरी लाइफ साइकिल उसी में कटवाना चाह रहे हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। नहीं सर। हाँ
नहीं जी, बिल्कुल सर, उसमें सही। कितने मेजरमेंट लाख हुआ डाले तो जानकारी हो जाती है सर कम से कम? सर वारंटी एक कितनी रहती है? आवाज प्रॉपरली नहीं है। सर मेरा छोटा सा कोई है जी बोलिए बोलिए सर, मैं यूपी से हूँ मेरठ। कैप्टन जी, बोलिए बोलिए कैप्टन सर अगर मुझे टेक्निकल नॉलेज लेनी है तो मुझे जो है फील्ड पर ग्राउंड पर नॉलेज लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये ऐसे इससे मुझे नहीं पूरा जानकारी मिल पा रही। रवि जी, इनको ग्राउंड अभी जी के आप लिए किस क्या क्षेत्र करो? से हैं? मैं उत्तर अभी प्रदेश जी के आप मेरठ किस जिले क्षेत्र से से हूँ। हैं? मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, आप एग्रीगेटर संघ को कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। सर। मेरठ से जो भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनके कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा, उनके एड्रेस शेयर कर दूंगा, आप फॉर्म पे विजिट कीजिएगा, ठीक है? साथ ही साथ में मैं मेरठ में जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं उनको भी मैं आपके साथ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? बेसिक नॉलेज मुझे विजिट करना पड़ेगा, फॉर्म में आपको रहना भी पड़ेगा, अब जाके आप जी, बिल्कुल सही बात। प्रैक्टिकली है। आप विजिट कीजिए, विजिट करके जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ कम से कम एटलीस्ट 1 महीना तक तो रुकिए, तब जाके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। ये लर्निंग तो ये आपको इवन अगर आप मेरा एक ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे, आपको कम से कम 2 दिन आपको तो फील्ड में रहना, 3 दिन का प्रोग्राम है, 2 दिन आपको फील्ड में ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप बड़ा कहीं भी फार्म में विजिट कीजिए अच्छा वाला, अगर वहाँ पॉसिबल है तो आप वहाँ उनके साथ टाई अप करके 2 महीना सीखने के लिए रुक जाइए, तब जाके आपको अरे डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, हम लोगों को 9 साल हो गया फिश फीडिंग और फिश क्रॉप और फिश एक्सपीरियंस लेते हुए। मेरा नहीं 9 साल हो गया। इनका कहना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो वो रहने का तो आप छोड़ दीजिए, 10 साल 12 साल 15 साल 16 साल भी कम है, लेकिन केस है अगर ये भाई साहब ने बताया प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना है तो जितना दिन आप रह पाएंगे उतना अच्छा है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। थैंक यू। बहुत ही सही बात, बिल्कुल सही बात कही है सर ने। सर हमारे पास समय की हमेशा पाबंदी रहती है और सवाल हमेशा ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आज भी जिससे देखिए समय खत्म होता जा रहा है। मेरे ख्याल से सभी किसान भाइयों को उनके उत्तर मिले हैं। जिन भी किसान भाइयों को कोई प्रश्न अगर छूट रहा है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे कीजिए, हम उसका उत्तर जरूर देंगे सर से पूछ के। और सर अखिलेश सर, सासवान सर को तो पता ही है। अखिलेश सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे किसान भाई आते हैं तो उनमें से हम जो है सबसे बेहतरीन प्रश्न का एक प्रश्न चुनाव करते हैं और हम अपने उस किसान भाई को एग्रीगेटर बेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द वेबिनार का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो हमारा फेवरेट क्वेश्चन था वो तेजस जी का था, जिन्होंने आपसे पॉन्ड में ऑक्सीजन को लेकर क्वेश्चन पूछा था। तेजस जी अभी मीटिंग में है नहीं, तो सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि तेजस जी आज के विजेता हैं और उनको सर्टिफिकेट जो है ग्रुप पे दे दिया जाएगा। और जो भी किसान भाई अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा सर को, अखिलेश सर को, वो मीटिंग में आए, साथ ही साथ में हमारे सासवान सर को, उन्होंने भी हमारे फार्मर को गाइड किया, और बाकी सभी किसान भाइयों को भी कि वो मीटिंग में आते हैं, अपने प्रश्नों को पूछते हैं, और जिसकी हेल्प से बाकी किसानों को भी सीखने का मौका। थैंक यू सो मच रवि जी और शाश्वत जी, और मेरे प्यारे किसान भाई मछली पालक पूरे ऑल इंडिया के जहाँ से जुड़े हैं, मेरा शुभ नमन आप लोगों के लिए कि आप लोग अग्रसर रहें और काम करें, हम लोगों से कुछ सीखें, आगे बढ़ें, ठीक है? मेरे यही शुभकामनाएं हैं। भी अच्छा लगा सर। सर हमें भी आपसे अच्छा लगा, काफी हमें भी बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करते हुए। हाँ जी, बहुत खुशी हुई और आप लोगों को शुभकामनाएं। कभी भी कोई भी समस्या हो आपके लिए, एग्रीगेटर संघ हमेशा खड़ा है आप लोगों भाइयों के लिए। आप कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी मैसेज कीजिए, आपको हमेशा रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि हम भी लिमिटेड हैं, हम भी बस प्रयास कर रहे हैं, प्रश्न आपके बहुत सारे होते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी देरी हो जाती है, तो आप लोग बस थोड़ा सा उसे समझिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, किसान भाइयों को भी मैं तो थैंक यू। एग्रीगेटर संघ से जुड़े रहिए। विराज भैया जी बोलिए सर। भैया ये आज का शो का YouTube में आएगा क्या, ये जो था वो? बिल्कुल बिल्कुल YouTube पे अपलोड हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में YouTube पे अपलोड हो जाएगा। लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप सभी भाई लोग देख लीजिएगा। आप आज ने मिस कर दिया, आज आप लेट हो गए थोड़ा सा। जी करके मैं थोड़ा फंस